गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, हमारी जो हिंदी है भारत की राज्य भाषा है। क्या भाषा है बेटा? राज्य भाषा। कोई अगर आपसे पूछता है कि भारत की राष्ट्र भाषा क्या है, तो राष्ट्र भाषा अभी तक बनी नहीं है, लेकिन सबसे सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है हमारी हिंदी है, इसलिए उसी को राष्ट्र भाषा या राजभाषा मानते हैं। ठीक है। अलग अलग प्रदेशों में हिंदी को लेकर या अलग अलग प्रदेशों में अपने भाषा के वर्चस्व को लेकर लड़ाइयां होती रहती हैं, जिससे क्या करना है, हम सभी भारतवासियों को क्या करना है, बचना है उससे। और आज का हमारा जो सेशन है अलंकार है। ठीक है, हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो परीक्षा में पूछता रहता है। तो अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग चलते हैं अलंकार की ओर। देखिए, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। क्या होता है बेटा? आभूषण। आभूषण से आप तात्पर्य समझी गए होंगे कि जितना किसी शब्द को, किसी व्यक्ति को सजा बजा कर रखेंगे, वही क्या होगा? अलंकार होगा। ठीक है, आभूषण होगा। अब बात आती है इधर कि अलंकार की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, अलंकार की परिभाषा क्या होती है? तो देखिए, अलंकार की जो परिभाषा होती है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या शब्दों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले और तत्वों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार का अर्थ आभूषण होता है। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार 4 प्रकार के होते हैं। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। आप लोगों के जो सिलेबस में है, अलंकार के 2 प्रकार होते हैं। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से अलंकार 2 प्रकार के होते हैं और ऐसे 4 प्रकार के होते हैं। आप लोगों के सिलेबस के अनुसार केवल मुख्य रूप से 2 ही अलंकार पढ़ना है, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। बाकी ये जो उभय अलंकार है बेटा और पश्चात आधुनिक अलंकार है, ये क्या करना है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ना है। किसके लिए पढ़ना है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं शब्दालंकार की ओर। तो शब्दालंकार कहते किसको हैं? ठीक है, देखिए, वे अलंकार जो शब्द पर आश्रित होकर और शब्द की सुंदरता बढ़ा दें, उसे शब्द अलंकार कहते हैं। ये देखो, सुंदरता बढ़ा रहे हैं कि नहीं? बात समझ रहे हैं आप लोग? शोभा बढ़ाएं या सुंदरता बढ़ाएं, उसी को क्या कहेंगे? शब्द अलंकार। अब शब्द अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? शब्द अलंकार देखिए कई प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के। ठीक, अब जब शब्द अलंकार बेटा निम्न प्रकार के होते हैं, तो पहला क्या होता है? पहला देखिए, अनुप्रास अलंकार होता है, जो कि ये आप लोगों की टॉपिक में है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको कॉपी में इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि यहीं से एग्जाम में सवाल बनेगा, आपके प्रश्न बनेगा। तो अनुप्रास अलंकार को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, अनुप्रास अलंकार कहते किसको हैं? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब वर्णों की आवृत्ति हो तो वहां पर अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब कहोगे कि सर जी, यह आवृत्ति क्या है? आवृत्ति मतलब एक ही वर्ण या शब्द बार बार आएंगे। ठीक है, एक ही वर्ण या शब्द बार बार आएंगे, आवृत्ति का मतलब यही होता है। ठीक, तो जब वर्णों की आवृत्ति हो तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब अनुप्रास अलंकार के भेद, क्योंकि हम लोग अनुप्रास अलंकार की परिभाषा जान गए, अब क्या जानेंगे? अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं और उदाहरण के माध्यम से इसको क्या करना है? समझना है। ठीक है, तो देखिए, अनुप्रास अलंकार के भेद में पहला हम लोग जो पढ़ेंगे वो वृत्त्यानुप्रास होता है। क्या होता है? वृत्त्यानुप्रास। बहुत ही परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों की परीक्षा में नहीं पूछेगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बड़े एग्जाम में पूछता है, लेकिन आप लोग जानते रहो। ठीक है, अभी से तैयारी शुरू कर दो। ये क्या है? वृत्त्यानुप्रास अलंकार। तो वृत्त्यानुप्रास क्या होता है? जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहां पर क्या हो? वृत्त्यानुप्रास होता है। बात समझ में आई? लेकिन अनुप्रास अलंकार में देखिए क्या था, जब वर्णों की आवृत्ति हो, मतलब कि वर्ण कई बार आए तो अनुप्रास हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि आवृत्ति बार बार हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा? वृत्त्यानुप्रास। तो मैं 2-4 ठो उदाहरण दूंगा और उसको क्या बताना है आप लोगों को कि ये कौन सा अलंकार। ठीक है, देखिए, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय। यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक ही वर्ण है त, इसमें भी त, इसमें भी त, इसमें भी त और इसमें भी त। ठीक, बार बार आए हैं कि नहीं?
देखिए एक ही वर्ड है तावत, जो कि देखो यहाँ तरडी में भी है, तनुजा में भी है, तट में भी है, तमाल में भी है, तरुवर में भी है। ठीक, बार बार हो गया तो आप इससे समझ जाएंगे। या तो अगर ऑप्शन में वृत्यानुप्रास नहीं दिया है तो इसको अनुप्रास अलंकार भी मान लेंगे। अगर ऑप्शन में वृत्यानुप्रास अलंकार दिया है तो आपको टिक करना होगा वृत्यानुप्रास अलंकार, क्योंकि जब भी एग्जाम में पूछता है तो उदाहरण पूछता है। क्या पूछता है? उदाहरण लिख देगा और पूछेगा कि इसमें आप बताओ कि कौन सा अलंकार है। ऑप्शन भी दे देगा तो ऑप्शन टिक करना रहता है। ये तो बड़े लेवल का प्रश्न हो गया, लेकिन आप लोगों के जो परीक्षा में प्रश्न बनेगा ये यही बनेगा कि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा बताइए और उसका उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो ये अनुप्रास अलंकार का परिभाषा बता देना और ये क्या करना, उदाहरण लिख देना। ठीक है, दूसरा उदाहरण है, चारूचंद की चंचल किरणें खेल रही थी नभतल में। ठीक है, देखो उसका जो उदाहरण मैं बताया था कि एक वर्ड की आवृत्ति हो रही है, तो देखिए इसकी भी आवृत्ति हो रही है, चा च हो रही है कि नहीं हो रही? तो समझ जाना आप लोग कि कौन सा अनुप्रास है। अनुप्रास नहीं, पहला वृत्यानुप्रास बोले थे ना, तो वृत्यानुप्रास अलंकार। अब दूसरा है जो अलंकार है अनुप्रास का भाग दूसरा है छेकानुप्रास। क्या है बेटा? छेकानुप्रास। तो छेकानुप्रास में देखिए जब एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति रूप एवं क्रम के अनुसार हो तो वहां पर छेकानुप्रास। ध्यान से समझना इस चीज को, जब एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति रूप एवं क्रम के अनुसार हो। रूप एवं क्रम के अनुसार कैसे होगी? जैसे हम लोग इसको पढ़ते हैं, बंदो गुरुपद पदुम परागा सुरचि सुबास सरस अनुरागा। ये रामायण की चौपाई है। ठीक है, इसको पढ़ो, बंदो गुरुपद परम परागा, बोलो जी, पदुम परागा सुरचि सुबास सरस अनुरागा। ये याद करने का ट्रिक है। ठीक है, कोई भी अगर लाइन गा कर पढ़ते हैं तो आसानी से याद हो सकता है। देखो एक बार और, बंदो गुरुपद पदुम परागा सुरचि सुबास सरस अनुरागा। ठीक है, अगर ऐसा आ जाए बेटा उदाहरण तो किसको मानोगे? छेकानुप्रास को। ठीक, और एक है, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ठीक है, अगर ऐसा आ जाए बेटा तो समझ जाना कौन सा अनुप्रास है। ठीक, इनकी क्या हो रही है? वर्णों की आवृत्ति रूप एवं क्रम के अनुसार हो रही है। ठीक है, इसलिए छेकानुप्रास होंगे। आगे हम लोग चलते हैं, जो अगला भाग है श्रुत्यानुप्रास अलंकार पे। और श्रुत्यानुप्रास है बेटा जब एक ही वर्ण खंड में वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, वहां पर श्रुत्यानुप्रास होता है। जैसे वर्ग खंड क्या है? जैसे दिनांत थे, दीनानाथ आते, सधेनु ग्वाल वाल थे। ठीक है, और दूसरा क्या है? तुलसीदास संत के क्या थे? दासन थे। मतलब तुलसीदास संत के क्या थे? दास थे। अगला है चौथा नंबर अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास में क्या है बेटा? जब वर्णों की आवृत्ति हो किंतु आपस में टूक मिले। ठीक है, वर्ण की तो आवृत्ति होगी लेकिन आपस में क्या मिले? टूक मिले। ठीक है, तो क्या होगा बेटा? अंत्यानुप्रास अलंकार कहेंगे। जैसे मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जा तन की झाई परे, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। ठीक है, तो ऐसा क्या हो रहा है कि इसका आवृत्ति भी हो रही है और क्या हो रही है बेटा कि टूक भी बन रहे हैं। ठीक, आगे मांगी नाव न केवटु आना कहू, मांगी नाव न केवटु आना कहू, तुम्हारा मर्म मैं जाना। ठीक है, तो ऐसा अगर आ जाए उदाहरण तो समझ लेना कि अंत्यानुप्रास अलंकार है, इसका टूक मिलाना पड़ता है।
श्रुत्यानुप्रास अलंकार के बारे में हम बता दिए, और छेकानुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ा दिए, और वृत्त्यानुप्रास के भी बारे में पढ़ा दिए। ये 4 अलंकार क्या करना, देखिए अनुप्रास अलंकार के भाग ही थे, जो कि आप लोगों के सिलेबस में केवल अनुप्रास अलंकार था, लेकिन आगे जो पढ़ना चाहता है, बढ़ना चाहता है, वो सब छेकानुप्रास भी, वृत्त्यानुप्रास भी आता, और 4 भाग में एक भाग बचा हुआ था। आज हम शुरू करते हैं क्या इस भाग को। देखिए 5वां था लाटानुप्रास अलंकार। ये जो है परीक्षा के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए होता क्या है लाटानुप्रास अलंकार में, कि जब एक वाक्य खंड की आवृत्ति हो, ठीक है, किंतु अन्वय भिन्न, वहां पर लाटानुप्रास होता है। इसका अन्वय क्या रहेगा, भिन्न रहेगा। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं इसको, रोको मत जाने दो, ठीक है। यहां देखो वाक्य खंड है, इसकी आवृत्ति भी हो रही है, रोको मत जाने दो, लेकिन अंतर क्या, अन्वय क्या है इसका, भिन्न है। जैसे देखो यहाँ एक तो सिंगल कर दिया रोको, कॉमा लगा दिया मत जाने दो, बात समझ में आ रही है। और दूसरा भी सेम है, रोको मत जाने दो, लेकिन इसका विकास खंड की आवृत्ति देखो रोको मत हुई, लेकिन ये क्या हुआ, कामा यहाँ पे लग गया और जाने दो, ठीक है, रोको मत जाने दो। अगर ऐसा सेंटेंसेज मिल जाता है तो देखो पुनरावृत्ति भी हो जा रही है, और क्या हो रहा है, अन्वय भी भिन्न हो जा रहे हैं। तो आप लोग समझ जाना कि कौन सा अलंकार है, लाटानुप्रास। फिर एक और उदाहरण देखते हैं, जो कि बहुत ही फेमस उदाहरण है, और आप लोगों की पीढ़ी के लिए क्या है, ये सीखने लायक भी है, सभी को लिए सीखने लायक है। देखिए पूत कपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। देखिए सब सिमिलर है, पूत पूत तो यहां देखिए सबकी आवृत्ति हो रही है, आवृत्ति हो रही कि नहीं हो रही है। पहले इसका अर्थ समझना है हमको कि क क्या रहा है। पूत कपूत तो का धन संचय का मतलब होता है, अगर पूत मतलब पुत्र, पूत मतलब पुत्र, अगर आपका जो बेटा है नालायक निकल गया, नालायक का मतलब क्या हुआ कि नशेड़ी निकल गया, जुआ खेल रहा है, नशा कर रहा है, और भी तमाम बात किसी का नहीं मान रहा है, चोरी कर रहा है, तो पूत क्या हो गया, कपूत हो गया कि नहीं हो गया। अब जब बेटा पूत कपूत हो गया तो आप उसके लिए तो का धन संचय, पापा खूब बनाए हैं उसके लिए, जमीन खरीद लिए, बिल्डिंग बना दिए, सब कुछ कर लिया। अब पूत जब नशेड़ी निकल गया तो क्या करेगा, नशा करेगा, और जब नशा करेगा तो क्या करेगा, बेचेगा, सब जमीन बेच दिया, बिल्डिंग्स बेच दी, और तमाम जो इज्जत उसने पिताजी ने कमाया था सब गवा दी कि नहीं गवा दी। तो उसके लिए अगर पूत आपका नालायक निकल गया तो आप कितना हो धन इकट्ठा कर ले, कोई काम आने वाला नहीं है। अब आगे बात आती है कि पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। फिर अगली लाइन है पूत सपूत तो का धन संचय। अब पूत पुत्र या बेटा आपका बहुत अच्छा निकल गया, ठीक है, आपको समझ रहा है, आपकी जो चीजें आप बनाए हैं उसको आगे ले जा रहा है, और उसमें जोड़ रहा है, जमीन बनाए हैं जमीन में जोड़ रहा है, मान सम्मान इज्जत में कुछ प्रोन्नति कर रहा है, ठीक है, सब कुछ कर रहा है, अच्छे से मान सम्मान से जी रहा है, ठीक है। और तो अगर अच्छा निकल गया तो उसके लिए आप धन बनाए चाहे न बनाए, ठीक है। पिताजी अगर मान लो आपके लिए धन छोड़े नहीं है, तो आप अगर अच्छे निकल गए तो धन बना लेंगे कि नहीं, धन कमा लेंगे कि नहीं कमा लेंगे, कमा लेंगे। तो वही बात है, देखिए इसका भी क्या हो रहा है, खंड की आवृत्ति हो रही है, किंतु अन्वय क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। इस कपूत का मतलब क्या हो रहा है, नशेड़ी जुआ करने वाला यह व्यक्ति, और सपूत का मतलब क्या हो जा रहा है बेटा, अच्छा व्यक्ति, ठीक, बात समझ में आई। अगर ऐसा उदाहरण मिल जाए तो समझ लो कौन सा अलंकार है, लाटानुप्रास। सबको अर्थ समझ में आ गया। ये क्योंकि फेमस है जिंदगी के लिए भी, और परीक्षा में तो आएगा ही, ठीक है। तो इसमें लाटानुप्रास अलंकार। अब आगे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं हमारा यमक अलंकार है, और यमक अलंकार आप लोगों के सिलेबस में है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आइए हम लोग समझते हैं, ठीक है। क्या है देखते हैं। जब एक शब्द एक से अधिक बार आए, ध्यान से समझना है, जब एक शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उसके अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है,
बहुत ही छोटा सा परिभाषा है। जब एक शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उसके अर्थ अलग अलग हो, वहां पर क्या होता है? यमक अलंकार होता है। बात सबको समझ में आ रही है? अब हम लोग बढ़ते हैं। देखो, जो नहीं देख रहा है हम उसको देख रहे हैं, ठीक है? बात समझ में आ रही हो तो आगे देखिए, इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि ये जो उदाहरण मैं दिया हूं ये सब एग्जाम में आया हुआ है और रिपीट भी करेगा, ये निश्चय है जब यमक अलंकार की बात होगी। तो यहां देखिए, कौली घटा का घमंड घटा, कौली घटा का घमंड घटा। देखिए यहाँ पे एक शब्द आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? देखिए यहां भी घटा और यहां भी घटा। इस घटा का अर्थ होता है बादल। क्या होता है? बादल। और इस घटा का अर्थ होता है कम। क्या होता है? कम। तो देखो, एक शब्द एक से अधिक बार आए 2 बार। अब देखो, किंतु उसके अर्थ अलग अलग हो। देखिए इसका अर्थ क्या हुआ? बादल, और इसका अर्थ क्या हुआ? बात समझ में आ रही है? अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। कबीरा सोई पीर है, कबीरा सोई पीर है, जो जाने पर पीर। ठीक है, इस पीर का मतलब क्या होता है बेटा? कबीर कह रहे हैं ईश्वर के बारे में। किसके बारे में? ईश्वर के बारे में। और इस पीर का मतलब होता है दुख, दर्द, तकलीफ। दुख, दर्द, तकलीफ। बात समझ रहे हो? देखो, पीर आया 2 बार कि नहीं आया? एक से अधिक बार आया, लेकिन इन दोनों का अर्थ अलग अलग है कि नहीं है? है। अब तीसरा उदाहरण देखते हैं हम लोग। सजना है मुझे सजना के लिए। 2 बार आया सजना। कोई बता सकता है कि इसका अर्थ क्या होता है? सजना है मुझे सजना के लिए, ये ज्यादातर लड़कियों के लिए अलाउड है ये उदाहरण। तो इसका कोई अर्थ बता सकता है? बोलो। पति को कहते हैं। गुड, वेरी गुड। देखिए, एक सजना मतलब कर रही है, क्या नाम है आपका? रत्ना। देखो, रत्ना कह रही कि एक सजना मतलब संवरना होता है या श्रृंगार करना। ठीक है, बात वही है, श्रृंगार लिख दो या संवरना लिख दो। और एक सजना है क्या? पति के लिए। किसके लिए? इस उदाहरण का मतलब क्या है कि देखिए 2 बार सजना आया, एक से अधिक बार शब्द आए और उनका अर्थ भी अलग अलग हो गया। तो ये कौन सा अलंकार हो गया? यमक अलंकार। तो सजना है मुझे सजना के लिए। ठीक है, अब सिस्टम अलग है। अब सजना है सबके लिए। जो प्रारूप चल रहा है ये हंसने के लिए बोल दिया। ठीक है, अब आगे देखिए, चौथा जो है, जिस डाली पर मैंने नजर डाली, जिस डाली पर मैंने नजर डाली उस डाली को माली ने काट डाली। उस डाली को माली ने काट डाली। जैसे आप लोग देखे होंगे ना, फुलवारी में फूल लगता है, तो कोई देखा कि पसंद आ गया उसको फूल, और बेचारा माली गया उसको काट दिया। तो जिस डाली पर मैंने नजर डाली उस डाली को माली ने काट डाली। अब इसमें इसका उदाहरण को समझाना हमको कि डाली देखिए, एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया डाली, एक बार यहाँ आया डाली, और एक बार यहाँ, 4 बार डाली आ गया, एक से अधिक बार सब। अब इसका अर्थ बताना है हमको, क्या होगा? किसी को पता है? नहीं पता है तो देखते हैं। देखो, ये जिस डाली है, जिस डाली का मतलब हो गया बेटा छोटा पौधा। क्या हो गया? छोटा पौधा। और पर मैंने नजर डाली, अब इस डाली का मतलब क्या होगा? कोई बताओ जी, इस डाली का मतलब क्या होगा? इस डाली का मतलब होगा क्रिया करना। क्या होगा? क्रिया। ठीक है, जब हम क्रिया किए तभी ने ये काट डाला जी। इस छोटे पौधे को माली ने क्या किया? काट डाला। बात समझ में आई? यमक अलंकार। किसी को कहीं कंफ्यूजन? एनी स्टूडेंट? आइए हम लोग समझते हैं श्लेष अलंकार के बारे में। देखिए, श्लेष का जो अर्थ होता है चिपका होता है। क्या होता है बेटा? चिपका। जहां चिपकना है वहां कौन सा अलंकार होगा? श्लेष। कौन सा अलंकार होगा? जैसे मैं बता रहा हूं, जब एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो, देखो शब्द एक बार प्रयुक्त होगा
किंतु उसके अर्थ एक से अधिक हो, वहां पर श्लेष अलंकार होगा। देखिए यमक में क्या हो रहा था कि शब्द भी अलग अलग रह रहे थे, अर्थ अलग अलग रह रहा था, यही ना। लेकिन श्लेष में जो होता है शब्द एक ही रहेगा लेकिन किंतु उसका अर्थ अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे पहला उदाहरण हमारा मुझे कनक चाहिए, मुझे कनक चाहिए। तो जब बेटा कनक का देखो अर्थ होता है कनक, एक कनक माने क्या होता है? सोना। क्या होता है? सोना। अरे जो सोना चाहिए, सबसे ज्यादा सोना किसको चाहिए होता है? किसको चाहिए होता है? लड़कियों को। दूसरा क्या होता है? धतूरा। क्या होता है? धतूरा। और तीसरा क्या होता है? पलाश। क्या होता है? पलाश। देखो कोई अगर पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, तो क्या बताओगे? पलाश। कौन पिलाश कर रहा है जी? पलाश होगा। क्या होगा? पलाश। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प भी पलाश है, और कनक मीन्स पलाश होता है, कनक मीन्स धतूरा होता है, कनक मीन्स सोना होता है। बात समझ गए? तो देखो एक ठो शब्द है, इसका अर्थ तीन ठो निकला ना जी, तो इसको बोलेंगे श्लेष अलंकार। क्या बोलेंगे? श्लेष अलंकार। अब हम लोग देखते हैं दूसरा को, दूसरे उदाहरण से समझते हैं कि देखिए नव जीवन दो घनश्याम हमें, नव जीवन दो घनश्याम हमें, ईश्वर हमें आप नया जीवन दीजिए। तो घनश्याम किसको कहा जा रहा है? घनश्याम कहा जा रहा है कृष्ण जी को। किसको कहा जा रहा है? कृष्ण जी को। घनश्याम किसको कहा जा रहा है? काले बादल को। किसको कहा जा रहा है? काले बादल को। और एक घनश्याम मीन्स होता है हथौड़ा भी होता है। क्या होता है? तो एक तो शब्द है घनश्याम। क्या है? घनश्याम। उसके कितने अर्थ हो गए? कौन कौन से? कृष्ण जी, काले बादल, हथौड़ा। तो एक शब्द के तीन अर्थ आ गए, मतलब कि कौन सा अलंकार? आगे देखिए तीसरा जो हमारा उदाहरण है, इससे हम लोग समझते हैं पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो देखते हैं यहाँ पानी गए न उबरे। देखो मोती मीन्स क्या होता है? चमक। मोती मीन्स पानी का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे तीन ठो। मोती मीन्स क्या होता है? चमक। मानुष मीन्स क्या होता है? इज्जत। क्या होता है? इज्जत। और चून मीन्स क्या होता है? जल। चून मीन्स क्या होता है? जल। अब चौथा उदाहरण से हम लोग देखते हैं चरण धरण चिंता करत चितवत चारों ओर, सुवीरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। देखिए कवि व्यभिचारी चोर का मतलब क्या होता है? एक सुंदर शब्द होता है। क्या होता है बेटा? सुंदर शब्द। दूसरा होता है सुंदर स्त्री। क्या होती है? सुंदर स्त्री। तीसरा चोर मतलब क्या होता है? सोना। क्या होता है? सोना। ठीक है, अब इसमें ये हो गया सुंदर शब्द का मतलब ऐसी बाड़ी बोलिए, ऐसी बाड़ी बोलिए मन का आपा खो। देखो बाड़ी को ऐसा बोलना चाहिए जिससे कि किसी को दुख तकलीफ कष्ट ना हो। बात समझे? अब कोई बड़ा व्यक्ति आया, उसको बोल दिया, अब मान लो टीचर खड़ा, टीचर को बोल दिया मास्टरवा बहुत दुष्ट है, बड़ी मारला हमके। ठीक है, तो ये सब क्या करना है हम लोग को? सुंदर शब्द बोलना है। ठीक है, रिस्पेक्ट करना है अपने से बड़ों का और अपने से छोटों का। ठीक है, आगे सुंदर स्त्री का मतलब क्या होता है? सुंदर स्त्री का मतलब खूब ब्यूटी पार्लर में जाने से नहीं होता। खूब अच्छा दिख रही है तो सुंदर स्त्री है, ऐसा बात नहीं है। सुंदर स्त्री का मतलब होता है कि क्या मतलब होता है? अच्छे संस्कार रहने चाहिए। ठीक है, अच्छी भाषा होनी चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए, उसको सुंदर स्त्री कहते हैं। ठीक है, पुट्टी पेंट वालों को नहीं कहते हैं बेटा। आगे देखिए सोना। सोना तो सबको पता है, इसको बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास, माय वीडियो, माय अलंकार।